नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर संसदीय जो संघ के अध्यक्ष हैं डुआर्टे पेचिको के साथ में द्विपक्षीय बैठक की है। बता दें कि दिल्ली में आज 14 अक्टूबर को P20 सम्मेलन का अंतिम दिन है। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया गया है। लगभग 27 देशों से वहां की संसद के स्पीकर और संसदीय प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सभी मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग होटलों में ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। कनाडा की स्पीकर इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रही हैं। भारत कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद को ध्यान में रखते हुए वहां की स्पीकर रेमोंडे ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का नहीं फैसला लिया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को P20 समिट में उठाया जंग का यह मुद्दा था और साथ ही कहा है कि हमास को राजनीतिक आर्थिक सपोर्ट न दिया जाए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के तहत महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ किया है। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा है कि महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश भी दिया है कि महिलाओं के साथ में किसी भी तरीके का कोई अपराध अगर होता है तो उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं के प्रति जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसके बाद देश में एक अग्रिम राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। आज का यह कार्यक्रम मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण को जो कल से प्रारंभ होना है, इसके प्रति जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के तहत अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को भी समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना कर किया है, जो राजधानी के अलग अलग पड़ाव से होते हुए 1090 चौराहे पर समाप्त हुई। तो मिशन शक्ति 4.0 का आगाज हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सम्मानित किया है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो रैली निकाली गई है ये अलग अलग एरिया से निकलेगी, जहां पर महिला सशक्तिकरण रैली को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया था। और मिशन शक्ति 4.0 का जो है वो आगाज हो चुका है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सीबीआई की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता रहे कि
गैंगटॉक सहित 50 इलाकों में रेड जारी है। पासपोर्ट घोटाले मामले की जांच में ये छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इस दौरान छापेमारी जारी है। पासपोर्ट घोटाले मामले की जांच के लिए ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सीबीआई की छापेमारी, और साथ ही बता दें कि गैंगटॉक सहित 50 इलाकों में रेड जारी है, और साथ ही पासपोर्ट घोटाले मामले की जांच के लिए ये छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सीबीआई की छापेमारी जारी है। गैंगटॉक सहित 50 इलाकों में रेड जारी है, और साथ ही पासपोर्ट घोटाले मामले की जांच के लिए भी इस दौरान ये जो छापेमारी है वो चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर शनिवार को ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची है। लौटने वाले भारतीय नागरिकों ने अपना आभार व्यक्त किया है, और साथ ही उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय को भी धन्यवाद दिया है। जैसे ही फ्लाइट नई दिल्ली में उतरी है, लौटने वाले नागरिकों ने अपनी घर वापसी का जश्न मनाते हुए वंदे मातरम के भी नारे लगाए हैं। बता दें कि भारत सरकार इजराइल के तेल अवीव में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला रही है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साथ ही भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। विदेश राज्य मंत्री ने भी, राजकुमार रंजन सिंह ने भी दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय जारी रहेगा। तो इजराइल में जिस तरीके से भारतीय नागरिक वहां पे फंसे हुए थे, उसको लेकर अब भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है, जिसके तहत इजराइल से भारतीय नागरिकों को भारत वापस बुलाया गया है। और जैसे ही नई दिल्ली में ये फ्लाइट उतरी है, उसके बाद से वहां पर आए भारतीयों ने भारत सरकार के साथ में विदेश मंत्रालय का भी इस दौरान आभार व्यक्त किया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूछा है कि क्या फिलिस्तीन का साथ देना कोई जुल्म है। दरअसल आपको बता दें कि एएमयू में हुई नारेबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद ने यह भी कहा है कि देखिए, अलीगढ़ के बच्चों ने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए एक जुलूस निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जिसमें हर किसी को अपनी जो जायज आवाज है उसे उठाने का हक है, जिसमें बोलने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। क्या फिलिस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? तमाम दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, इस्लामिक वर्ल्ड साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है। हिंदुस्तान में अभी 4 दिन पहले ही अपना मौखिक इस दौरान बदला है, तो क्या सारे लोग पर केस चलना चाहिए? हमें अफसोस होता है कि इस बात पर भी देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फलस्तीन का साथ देने के लिए एक प्रोसेशन निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातंत्र में रह रहे हैं, जिसमें हर किसी को अपनी जायज आवाज़ उठाने का हक है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। किसी की दिल आज़ारी नहीं करी, उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? क्या तमाम दुनिया जो फलस्तीन के साथ खड़ी है, इस्लामिक वर्ल्ड जो फलस्तीन के साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, हिंदुस्तान ने तो अभी 4 दिन पहले अपने मौक़िफ़ बदला है, तो क्या सारे लोगों पे केस चलना चाहिए? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। उधर इजरायल और हमास आतंकवादियों के बीच चल रही जंग को लेकर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इजरायल के समर्थन की घोषणा कर दी है, तो वहीं देश में कुछ विपक्षी पार्टियां फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए भी नजर आ रही हैं, जिसको लेकर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इजरायल और हमास की लड़ाई को लेकर हमारा देश और विपक्ष बटा हुआ सा लगता है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि इजरायल से हमारे संबंध अच्छे हैं, इसीलिए देश
पॉलिटिकल रूप से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। वहीं हमारे देश के कुछ लोग दूसरों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसी स्थिति में देश बंटना नहीं चाहिए, फैसला कराने की ताकत अगर हो तो उनके फैसले हों, नहीं तो संघर्ष विराम होना चाहिए, क्योंकि युद्ध लड़ाई हमेशा हानिकारक होती है। और अगर प्रधानमंत्री की बात यही है कि युद्ध विराम हो जाए तो बातचीत से इसका समझौता हो और विवाद खत्म हो, ताकि आगे चैन की सांस ले सके। देखो, विपक्ष भी और देश भी बटा हुआ ऐसा लगता है इस उसमें। वहां पे जमीन कब्जे का मामला है। कुछ जमीन कब्जाना चाहता है, कोई जमीन छुटाना चाहता है। ये विवाद वहां पे पुराना है। कोई कहता है कि हमारी जमीन कब्जा ली, हम वहां पर जाएंगे, उनको आतंकवादी बताते हैं। वे कहते हैं जी हमारी जमीन है, लेकिन हमारे संबंध इजराइल से है, तो देश पॉलिटिकल रूप से इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। कुछ यहाँ के ही लोग दूसरे की समर्थन कर रहे, तो देश नहीं बंटना चाहिए। फैसला करवाने की ताकत अगर हो तो उनके फैसले हों और संघर्ष विराम होना चाहिए, क्योंकि युद्ध हमेशा लड़ाई हानिकारक होती है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात यह है कि युद्ध विराम हो जाए, बातचीत से उनका समझौता हो और खत्म हो, तो करवानी चाहिए। इजराइल और हमास की जंग के बीच में यूपी के लखीमपुर खीरी से भी हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल का फिलिस्तीन के लिए फेसबुक के जरिए चंदा मांगने का स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहा है। कांस्टेबल को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस दौरान ड्रोन उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसकी हरकत से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कांस्टेबल का नाम सोहेल अंसारी बताया जा रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा चेन्नई पहुंच गई हैं। वो वहां पर डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। इससे पहले सोनिया और प्रियंका का चेन्नई एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्वागत किया है। इस दौरान एमके और साथ ही बता दें कि डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि और साथ ही टीआर बालू मौजूद रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि डीएमके ने महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग की है। इसको लेकर महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के तमाम अग्रणी महिला नेताओं को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा चेन्नई पहुंची, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया है और साथ ही तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं। इसी के साथ जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम बातें रखी जा रही थी, उसी को लेकर एक बार फिर से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही इसको जल्दी से जल्द लागू करने की मांग को लेकर महिलाओं से बातचीत करेंगी। और इस दौरान खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को जारी करेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन यानी जारी की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली लिस्ट को लेकर मंथन किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची तैयार हो गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पितृपक्ष के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। पितृपक्ष के खत्म होने के बाद पहले नवरात्र पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने आज से जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। यहां पर अपनी यात्रा के दौरान संगठन के कार्यों के विस्तार के दौरान वो चर्चा करेंगे। दरअसल मोहन भागवत की केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा संगठन के कार्यों की समीक्षा के लिए हो रही है। इसमें देश भर के आरएसएस नेता शामिल होंगे और साथ ही भागवत का जम्मू के एक प्राचीन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। वहीं अपने दौरे के दौरान वो आज केंद्र शासित प्रदेश के संगठन के कामकाज और उनके द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा कर कार्यकर्ताओं की एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके बाद वो 15 अक्टूबर को कठुआ जिले में एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद एक स्टेडियम में स्वयंसेवकों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे से ये कार्यक्रम होगा। ये सत्र इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में कार्य करेगा। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो IOC सत्र में लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि भारत में आयोजित होने वाला 141वां IOC सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और खेल उत्कृष्टता का भी जश्न मनाने, दोस्ती, सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए देश के समर्पण का इस दौरान प्रतीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये खेल से जुड़े अलग अलग हितधारकों के बीच की जो बातचीत है और ज्ञान साझा करने का एक अवसर प्रदान करता है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर है। इस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन आज 14 अक्टूबर को ICC वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच के साथ कुलदेवी के दर्शन और गरबा आयोजनों में भी शामिल होंगे। विश्व कप के महामुकाबले के इस दौरान दोनों टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्री पूर्व में भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासक रह चुके हैं और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। अहमदाबाद की धरती पर पाकिस्तान की टीम 11 साल के बाद पहुंची है। ऐसे में स्थानीय दर्शकों में इस मुकाबले को लेकर काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है। मैच से पहले एक कल्चर इवेंट भी रखा गया है। इसमें मशहूर गायक अरिजीत सिंह और इस दौरान वो अपनी प्रस्तुति देंगे। उधर इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। देश में बैठे कुछ कट्टरपंथियों को हमास के आतंकियों के ढेर होने का बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन हमास द्वारा जो महिलाओं को नग्न करके परेड निकाली गई है उसको लेकर भी देश के कुछ विपक्षी नेता इस दौरान नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना का ऑपरेशन सफल होता दिख रहा है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। जिहाद के नाम पर कत्लेआम और बर्बरता की भयावह तस्वीर दुनिया को दिखाने वाले आतंकी संगठन हमास गाजा में जो मंजर दुनिया के सामने पेश कर रखा है, उसकी बौखलाहट संयुक्त राष्ट्र से लेकर मुस्लिम देशों के संगठन IOS तक साफ देखी जा रही है। कुछ विशेषज्ञ तो इस जंग को विश्व युद्ध की आहट तक बता रहे हैं, लेकिन अपने आप को मुस्लिम देशों का नेता कहने वाला सऊदी अरब में खलबली मची हुई है, जहां एक और सऊदी अरब ने 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन की आपात बैठक बुलाने की मांग की है, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन लोगों के अधिकार हासिल करने, न्यायपूर्ण और लोगों को बंधक बना लिया था। इस बीच इजरायली सुरक्षा बलों ने 250 बंधकों को छुड़ाने की जानकारी दी है। इस ऑपरेशन का वीडियो भी साझा किया गया है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में इजरायली सुरक्षा बलों को फायरिंग के बीच जवाबी कार्रवाई करते हुए देखा जा सकता है। वे फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और बंकर में प्रवेश करते हैं। वीडियो में कुछ नग्न लोगों को हिरासत में लेते हुए भी सुरक्षा बल दिख रहे हैं। IDF ने यह वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है, 7 अक्टूबर 2023 को सूफा सैन्य चौकी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए फ्लोटिला 13 स्पेशल यूनिट को गाजा सुरक्षा बार से सटे क्षेत्र में तैनात किया गया था। जवानों ने करीब 250 बंधकों को जिंदा बचाया है। इस ऑपरेशन में 60 से अधिक हमास आतंकवादियों को मार गिराया गया था। 26 आतंकवादी पकड़े गए थे। पकड़े गए आतंकवादी में हमास दक्षिणी नौसेना डिवीजन का उप कमांडर मोहम्मद अबू अली भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि हमास आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर कत्लेआम मचाया था। इन हमलों में अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। एक म्यूजिक फेस्टिवल को निशाना बनाकर आतंकियों ने करीब 260 लोगों की हत्या की थी। महिलाओं का उनके दोस्तों के शवों के पास रेप किया गया था। एक महिला की नग्न लाश का परेड निकालने का वीडियो भी सामने आया था।
इजराइल ने जलाकर राख कर दिए गए छोटे छोटे बच्चों की भी कुछ तस्वीरें जारी की है। हमास के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल गाजा में आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन हमलों में करीब 1500 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए हैं। गाजा की पानी, बिजली, ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई है। इजरायली सैनिकों ने पूरे गाजा की घेराबंदी कर रखी है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस इलाके में इजरायली सेना जमीनी अभियान भी शुरू कर सकती है। मानवीय आधार पर गाजा में सप्लाई बहाल करने की मांग भी इजराइल ने ठुकरा दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री याकोब गैलेंट ने कहा था, गाजा को मानवीय मदद जब तक इजरायली बंधक वापस नहीं आते तब तक ना ही कोई बिजली का स्विच ऑन होगा, ना ही किसी पानी के पाइप को खोला जाएगा और ना ही किसी भी तेल का टैंकर गाजा में घुसेगा। मानवता मानववादियों के लिए है, हमें कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल का हमला भारत में रह रहे हर एक इंसान को दिख रहा है, लेकिन हमास द्वारा जो महिलाओं के रेप किए गए, नग्न करके परेड निकाली, सर काट के हाथ में लेकर अल्लाहू अकबर करके घूमे, वो किसी को आखिर क्यों नहीं दिखता। देश में अपने एसी वाले ऑफिस में बैठे कुछ विपक्ष नेता हमास के कट्टरपंथी आतंकी का खुला समर्थन कर रहे हैं। उन आतंकवादियों का जिन्होंने सुबह के तड़के 4 बजे बमबारी और हमले की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।